हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी क्लासेस। क्लास 11 के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। 11 वालों, ये है आपका न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको थ्योरी 2 चैप्टर थ्योरी का आपको बताया था, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स वगैरह वगैरह, ये जितने भी थे हम लोगों ने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो न्यूमेरिकल आज से शुरू होता है। वीडियो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, तो आप बने रहिएगा पूरा देखने के लिए। आई एम श्योर अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो मतलब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप अच्छी तरह अकाउंटिंग इक्वेशन समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए आप हर एक मिनट ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तब आई थिंक बहुत आसान है, ये कोई तकलीफ़ वाली चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग हर एक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं। हम लोगों ने जो प्रिंसिपल्स पढ़ा था वही प्रिंसिपल्स यहाँ यूज़ होगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एक पढ़ा था हम लोगों ने, उसी के हिसाब से ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमें करना है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी क्या था उसका अभी प्रैक्टिकली बताता हूँ, थ्योरेटिकली मैं बता चुका हूँ। देखिए, हम लोग जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इस तरीके से। एसेट्स, पेन ठीक नहीं चल रहा आई थिंक, इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जितना आपका लायबिलिटीज़ है और ओनर ने जितना पैसा लगाया है उन दोनों को मिला के बनता है आपका टोटल एसेट्स। ठीक है, तो इसी मंत्र से हम लोग आगे करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो होगा क्या, बेसिकली आपको क्वेश्चन में कुछ ट्रांजैक्शंस दिया रहेगा, उस ट्रांजैक्शन से आपको स्टेटमेंट को बनाना है। तो ट्रांजैक्शंस क्या होगा, स्टेटमेंट पहले मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग इक्वेशन होता कैसा है। ये मैं बोर्ड छोटा है तो इसको मिटा दे रहा हूँ, आप देखिएगा। इस तरह से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना है, पूरा टेबल। ये है आपका फॉर्मेट। यहाँ हम लोग लिखते हैं ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ। ये मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन में बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको ट्रांजैक्शंस होगा ये आप अलग से बनाना होगा। तो जैसे मैंने बताया, एक साइड होता है एसेट्स, इसमें 2 साइड है, इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये है। अब हम लोग यहाँ कुछ ट्रांजैक्शंस लिखेंगे अपने तरफ से। मान लीजिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट डे क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट होगा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, एंड बस इतना रहने दीजिए। पहला ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। ट्रांजैक्शन 2, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद। अब देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश हो क्या रहा है, आप इसका डुअल इफेक्ट को देखिए। प्रिंसिपल डुअल एस्पेक्ट एक प्रिंसिपल था, उसके हिसाब से क्या बोलते थे हम लोग, हर ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट ज़रूर होता है। कोई भी 2 इफेक्ट, कुछ आएगा या तो कुछ जाएगा। इस ट्रांजैक्शन में देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, क्या हो रहा है, कैश आ रहा है। कौन उसको पेमेंट कर रहा है, ओनर पेमेंट कर रहा है। अल्टीमेटली कैपिटल आपका बढ़ गया। देखिए, कोई भी ट्रांजैक्शन के बाद, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद एसेट और लायबिलिटीज दोनों साइड इक्वल आएगा, कुछ भी करके। तो देखिए, कैश आ रहा है बिजनेस में और कौन दे रहा है, कैपिटल, ओनर दे रहा है। ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ओनर अकाउंट कभी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये कैपिटल एक तरह का लायबिलिटी हुआ ना बिजनेस के लिए, क्योंकि ये पैसा ओनर ने दिया। बिजनेस का खुद का पैसा तो है नहीं, जैसे अगर आप बिजनेस को सेपरेट एंटिटी मानो तो। ठीक है, तो अब देखिए इस ट्रांजैक्शन का कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। कैश एक एसेट है, इंट्रोड्यूस कैश ऑन द एसेट साइड, राइट। कैशियर, एसेट के साथ कैश लिखिए। कैश कितना आ रहा है, ₹1 लाख आ रहा है बिजनेस में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारा लायबिलिटी है, इसमें लाइन नहीं खींचना है आपको। यहाँ ये इक्वल टू साइन से इस तरफ लायबिलिटी है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे लायबिलिटी में पहला लायबिलिटी का नाम है कैपिटल। कैपिटल भी आपका 1 लाख आ गया, बिजनेस में कैपिटल आ गया ना 1 लाख। तो इस ट्रांजैक्शन का ये है, और मैं ये बोल रहा था दोनों साइड इक्वल है।
एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, देखिए परचेज गुड्स ₹10,000। ओके, परचेज गुड्स, इस ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट आप पहले निकाल लीजिए। पहला एस्पेक्ट क्या, परचेज कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। गुड्स क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है, ये पता कीजिए पहले। गुड्स एसेट है ऑफ कोर्स, और तब तो एसेट आ रहा है और मतलब स्टॉक, गुड्स को हम लोग स्टॉक बोलेंगे, स्टॉक आ रहा है और कैश जा रहा है, यही हुआ ट्रांजैक्शन का। तो इसको यहाँ फिल करना है। तो यहाँ हम लोग एक और एसेट जोड़ देंगे प्लस लगा के, स्टॉक यहाँ आएगा। इस ट्रांजैक्शन के सामने लिखिए स्टॉक आपका भर रहा है 10,000 रुपीज़ का, और गुड्स और कैश 10,000 कम हो रहा है, माइनस कर दीजिए। दो एस्पेक्ट हो गया। इस ट्रांजैक्शन से कैपिटल को कुछ नहीं हुआ, डैश लगा दीजिए। ठीक है, देखिए परचेज गुड्स, कैश कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया। अब क्या करना है, अब इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। पहले था कैश 1 लाख, 10,000 चला गया, तो आज के डेट में जो कैश बचा है उसको है 90,000। स्टॉक नया से आया 10,000, फिर ये 1 लाख। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, हर ट्रांजैक्शन के बाद एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड इक्वल होगा। इन दोनों को जोड़ के देखिए 1 लाख आता है, इस साइड 1 लाख है। एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं, मान लीजिए डिपॉजिटेड इन बैंक, इनटू बैंक ₹20,000। ओके, 20,000 रुपया बैंक में आपने डिपॉजिट किया। तो इस ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट पहले पता करते हैं। 20,000 रुपया आपने ट्रांसफ़र किया, तो आपका कैश चला गया, कहाँ गया, बैंक में। आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया लेकिन कैश अकाउंट कम हो गया, यही हुआ। अब देखिए कैश कम हो गया यानी कि कैश माइनस होगा, और बैंक अकाउंट क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि बैंक ऐड करना होगा। अभी कौन सा साइड ऐड करेंगे, बैंक इज़ एन एसेट, तो फिर एक नया एसेट इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे, बैंक। तो यहाँ हम लोग डालेंगे कैश माइनस हो जाएगा 20,000 रुपया। इस ट्रांजैक्शन से स्टॉक को कुछ नहीं हुआ, डैश लगा दीजिए, और बैंक इंट्रोड्यूस हुआ 20,000 रुपया। और इस ट्रांजैक्शन से कैपिटल को भी कुछ नहीं हुआ, डैश लगा दीजिए। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, एक चीज़ यहाँ रह गया था, ये जो सॉल्व किया, ये जो टोटल करते हैं, इसको कहते हैं न्यू इक्वेशन। फिर यहाँ भी इसको जो हम लोग निकालेंगे, ये होगा आपका न्यू इक्वेशन। फिर इससे इसको माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 70,000। इन दोनों को माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 10,000। बैंक वाले कॉलम में ये देखिए, ये जो स्टॉक जहाँ लिखा है उसी के नीचे लिखिएगा, ये आप टेढ़ा मेढ़ा मत कर दीजिएगा, तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर ये आपका बैंक हो गया 20,000, ये 1 लाख। कुछ समझ में आ रहा है। एक और दो ट्रांजैक्शन लेते हैं। चलिए अभी ट्रांजैक्शन 4, मान लीजिए सामान बेचते हैं, सोल गुड्स टू राम ₹5,000। ओके, सोल गुड्स। अच्छा एक चीज़ बता दो, सोल गुड्स टू राम, जब कोई ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम इंक्लूड हो, जैसे यहाँ पे लिखा है सोल गुड्स टू राम, तब वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब हम लोगों ने राम को क्रेडिट में सामान बेचा है, 5,000 का सामान बेचा है क्रेडिट में। ठीक है, अगर क्रेडिट में 5,000 का सामान बेचा है तो कैश आ रहा है, कैश बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ हम लोगों को कैश प्लस नहीं होगा, तो इस ट्रांजैक्शन से कैश को कुछ नहीं होगा। सोल गुड्स, सामान बेच रहे हैं तो क्या होगा, आपका स्टॉक कम होगा कि ज़्यादा होगा, आप सोचिए। सामान बेचेंगे, आपका पास 10,000 रुपये का स्टॉक है, आप 5,000 का बेच दिए, तो 5,000 स्टॉक माइनस। ठीक है, दो इफेक्ट ज़रूर होना है, मैंने आपको बताया, आपने तो एक ही इफेक्ट लिखा है। फिर दूसरा इफेक्ट क्या होगा, सोल गुड्स टू राम। राम कौन होगा हमारा, द पर्सन टू हुम वी सोल गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर्स। रिमेंबर, डेटर क्रेडिटर, दो आदमी था, तो डेटर कौन है, वो बंदा है जिसको हम लोगों ने उधार में दिया। अब आप बताइए, डेटर हमारा एसेट है कि लायबिलिटी है, उससे हमें पैसा मिलना है, दैट मीन्स दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी। वो पैसा हमें अभी राम से मिलना है, तो राम से जो पैसा मिलना है वो हमारा ही प्रॉपर्टी है, दैट इज़ आवर एसेट। सो डेटर विल बी इंट्रोड्यूस ऑन द एसेट साइड, डेटर्स।
यहाँ हम लोग डेटर से 5000 डेटर भर गया, और इस ट्रांजैक्शन से बैंक को कुछ नहीं हुआ, इस ट्रांजैक्शन के कैपिटल को भी कुछ नहीं हुआ। समझ में आ रहा है आपको? फिर आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए। फिर आएगा न्यू इक्वेशन। अब कैश था आपका 70 में से कुछ नहीं है तो ये 70 रह जाएगा। स्टॉक आपका 10,000 था, 5 माइनस कीजिए तो अभी 5,000 हो जाएगा। बैंक का बैलेंस 20,000 ही रहेगा। डेटर्स 5,000 ही रहेगा। कैपिटल कोई चेंज नहीं, 1 लाख ही रहेगा। ठीक है, एक और लेते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 5। अब क्या करें, मान लीजिए राम से अभी पैसा वसूल करते हैं, तो रिसीव्ड फ्रॉम राम रुपीस 4,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। देखिए मैंने लिखा है, ये शायद आपको समझने तकलीफ हो सकता है तो इसलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए, रिसीव फ्रॉम राम रुपीस 4,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ये जो राम था, राम से हमें 5,000 रुपये मिलना था। अब वो राम ने पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया? 4,900 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब क्या? राम हमें देना था 5,000, वो बोलता है 4,900 रखिए, ख़त्म कीजिए। दैट मीन्स 100 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 100 रुपीज़ हमारा लॉस हुआ। उससे हमें मिलना था 5,000, दिया है उसने 4,900। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कुछ लॉस होता है वो आप कैपिटल से माइनस करेंगे। लॉस अमाउंट को कैपिटल से माइनस होगा। आप कहीं पे चाहे तो लिख के रख सकते हो। और जब भी आपका कोई प्रॉफिट होगा, लॉस या एक्सपेंसेस, कुछ खर्चा या एक्सपेंसेस होता है, वो कैपिटल से माइनस होगा। जब भी आपका प्रॉफिट होगा या कोई इनकम होगा, वो क्या होगा? कैपिटल में प्लस होगा। दैट विल बी एडेड ऑन द कैपिटल। ठीक है, तो अब देखिए, रिसीव फ्रॉम राम, कितना रिसीव किया राम से? 4,900। 4,900 इसमें 3 चीज़ हो रहा है, 3 जगह प्लस माइनस होगा। देखिए ध्यान से देखिए, रिसीव फ्रॉम राम में 4,900 कैश आया, तो कैश आया तो हम लोग कैश अकाउंट को प्लस कर देते। कितना आया कैश? 4,900। ठीक है, उसके बाद इस ट्रांजैक्शन से स्टॉक को कुछ नहीं हुआ, स्टॉक रहने दीजिए। फिर क्या हुआ? राम का जो ये उधार था डेटर, अच्छा अब हम लोग राम के नाम पे और क्रेडिट रखेंगे। 100 रुपीज़ जो उसने नहीं दिया वो बैलेंस रहेगा क्या? वो बैलेंस बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि राम, अभी हम लोगों ने राम के नाम पे 5,000 का बिल बनाया हुआ है, लिखा हुआ है राम के नाम पे। अब राम तो और 500 रुपये, सॉरी 100 रुपीज़ और वो वापस करेगा नहीं। दैट मीन्स राम का ये जो 5,000 का जो बैलेंस है ये टोटली ख़त्म हो गया। सो वी विल सब्ट्रैक्ट द होल 5,000 फ्रॉम राम्स अकाउंट। नाउ जैसा कि बताया 5,000 मिलना था, 4,900 मिला, 1,000 रुपये का 100 रुपीज़ का आपका लॉस हुआ। दैट 100 रुपीज़ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल एज पर दिस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, प्रॉफिट एंड गेन एडेड। तो ये लॉस है आपका, तो डिस्काउंट इज़ अ टाइप ऑफ लॉस हियर, सो दिस शुड बी डिडक्टेड। तो ये आप सॉल्व कर दीजिए। जो आंसर आएगा, यहाँ मेरा स्पेस कम है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे हम लोग फाइनल इक्वेशन। जब लास्ट वाले ट्रांजैक्शन को करेंगे, सब में न्यू इक्वेशन लिख रहा है, जो फाइनल है उसको फाइनल इक्वेशन कर दीजिए। अब इन लोगों को सॉल्व कीजिए। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से मतलब फाइनल इक्वेशन निकाल लेते हैं। फाइनल इक्वेशन इसको प्लस कर, ये प्लस होगा क्योंकि ये पैसा आया है, तो ये आ जाएगा आपका 74,900, ये आ जाएगा आपका 5,000 रुपीज़, ये आ जाएगा आपका 20,000 रुपीज़। डेटर्स ये कट गया तो ज़ीरो हो गया, तो ये आपका प्लस डैश और यहाँ इक्वल टू साइन आएगा और इससे ये माइनस हो जाएगा, तो 99,900। तो यहाँ आप इसको ऐसे क्लोज कर दीजिएगा। ये हो गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसको करने का प्रोसेस तो इतना हार्ड नहीं है ट्रांजैक्शन, लेकिन ये एंट्री करके लिखना ये भी आपको थोड़ा सीखना होगा। प्रोसेस देखिए, कैश का मैंने कैश के नीचे ही लिखा है, कैश को मैंने इस साइड नहीं लिखा है, स्टॉक के सामने नहीं लिया। ये स्टॉक का लाइन है, यहाँ कोई लाइन नहीं खींचता हूँ मैं तो, लेकिन आप
इसको मिला के लिखिएगा। और ट्रांजेक्शन्स और भी बहुत सारे होंगे, ये तो जस्ट मैंने 5 ट्रांजेक्शन्स दिया है, जस्ट आपको इंट्रोडक्शन है। तो आप क्या कीजिए, आप घर पे टेक्स्ट बुक, आपका जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है उसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के, उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 आप सॉल्व कीजिए। और ये जो है इसके जैसा मैं और टफ प्रॉब्लम धीरे धीरे लाऊंगा, एक दिन में आपको मैं सारा नहीं कराऊंगा, इतना आप समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसा और क्वेश्चंस कराऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशंस का। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।